अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो सहयोगियों संग व्लादिमीर पुतिन पर और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब्राम्स टैंक, अटैकम्स और स्टिंगर मिसाइलें, साथ ही पैट्रियट सिस्टम्स के लिए PSC-3 इंटरसेप्टर मिसाइलें और अन्य हथियार अब यूरोप में ही बनाए जाएंगे और सीधे यूक्रेन भेजे जाएंगे। और संयुक्त राज्य अमेरिका आखिरकार तुर्की के लिए F-35 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति को बहाल करने के लिए तैयार है। ये है नेटो शिखर सम्मेलन के शुरुआती नतीजे जो आज अंकारा में शुरू हुआ। यूक्रेन के लिए शिखर सम्मेलन का माहौल अनुकूल है क्योंकि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टुप डोनाल्ड ट्रंप के करीबी ने ये कहा। नाटो के नेता ट्रंप सहित समर्थन करते हैं। यूक्रेन द्वारा रूस के अंदरूनी इलाकों में ड्रोन हमले तेज करना मॉस्को को वार्ता के लिए मजबूर करने की कोशिश है। बाल्टिक नेताओं ने कहा कि वे क्षेत्र में ड्रोन घटनाएं सहने को तैयार हैं क्योंकि ये यूक्रेन की रूस के खिलाफ लड़ाई की छोटी कीमत है। और इसी बीच एक शानदार खबर आई है। यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के गुप्त ईंधन बेड़े का असली शिकार शुरू कर दिया है। इस रात एक साथ 8 टैंकरों में आग लग गई जो कब्जे वाले क्रीमिया जा रहे थे। लगता है प्रायद्वीप पर हमलों के बाद अब माद्यार के पक्षी क्रीमिया की असली नाकाबंदी में जुट गए हैं, अगर आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। दूसरी ओर कुछ अमेरिकी मीडिया मायूसी भरे लहजे में लिख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो शिखर सम्मेलन में खराब मूड में गए और अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि वे इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि अंकारा में होने वाली बैठक बिना किसी परेशानी के गुजर जाएगी। आइए जाने अब तक की जानकारी और अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के शुरुआती नतीजे। मेरा नाम अलेक्सेई पिची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखे। अभी के लिए अलविदा। सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करें। चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, खासतौर पर इस नेटो समिट के शेड्यूल से। आज के लिए डिफेंस इंडस्ट्री फोरम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में डिफेंस कोऑपरेशन के कई समझौते पहले ही घोषित हो चुके हैं। हम इनके बारे में थोड़ी देर बाद विस्तार से बात करेंगे। आगे नाटो के महासचिव मार्क रुपे और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की संयुक्त बयान देंगे। शाम को राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों के प्रमुखों और उनके जीवन साथियों के लिए आधिकारिक स्वागत और डिनर होगा। इसमें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी शामिल होंगे। दिन के अंत में यूक्रेन नाटो परिषद की बैठक विदेश मंत्रियों के स्तर पर फिर से वर्किंग डिनर के रूप में आयोजित की जाएगी। और इसके बाद नाटो देशों के रक्षा मंत्री जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। ये आज के लिए योजनाएं हैं और कल सभी प्रमुख नेताओं की बैठकें होंगी, यानी डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की वही बैठक वो कल होगी। और आज मुख्य ध्यान रक्षा उद्योग पर है और यहां हमारे पास वास्तव में एक बड़ी सफलता है। अमेरिका सैन्य उत्पादन यूरोप स्थानांतरित कर रहा है। नाटो के महासचिव ने घोषणा की कि अमेरिकी हथियार, जिनमें अब्राम्स टैंक और अटैकम्स और स्टिंगर मिसाइलें शामिल हैं, यूरोप में बनाए जाएंगे। आगे उनका उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका और कई प्रमुख अमेरिकी रक्षा कंपनियों, जिनमें एंड्यूरल, बोइंग, जनरल डायनामिक्स, लॉकहीड मार्टिन और रीथियन शामिल हैं, ने रक्षा क्षेत्र में डिल डिफेंस, पोलिश ग्रुप ज़ब्रोइना नोवा और राइन मेटल जैसे प्रमुख यूरोपीय खिलाड़ियों के साथ औद्योगिक सहयोग की नई पहलों पर सहमति जताई है। ये हमें एब्राम्स टैंक, एमराम मिसाइलें, अटाकम्स, बराकूडा 500M, छोटे आकार के हवाई बम और स्टिंगर जैसी प्रमुख अमेरिकी क्षमताओं का निर्माण या रखरखाव करने की अनुमति देगा, यहाँ यूरोप में।
यही तो वही बात है जो यूक्रेन ने तब कही थी जब उसने यूरोपीय देशों से अपने उत्पादन और सैन्य औद्योगिक परिसर को मजबूत करने की मांग की थी। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि कुछ हथियार केवल अमेरिकियों के पास ही हैं, और इसी मुद्दे पर जून में G7 शिखर सम्मेलन में चर्चा हुई थी, याद है? अब पॉलिटिको पत्रिका जिसे दस्तावेज मिले हैं विस्तार से बताती है कि ये सब कैसे काम करेगा। पॉलिटिको पत्रिका द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार आज अंकारा में हस्ताक्षरित कई समझौते अमेरिका में विकसित हथियार प्रणालियों के कुछ उत्पादन और तकनीकी रखरखाव को यूरोप में स्थानांतरित करने का प्रावधान करते हैं। ये सौदे, जैसा कि आप समझ सकते हैं, सभी के लिए फायदेमंद है। एक तरफ ये अमेरिकी व्यापार को प्रोत्साहित करने का तरीका है, क्योंकि चाहे जैसे भी देखें ये उत्पादन का विस्तार है। दूसरी ओर ये यूरोप को प्रमुख हथियार प्रणालियों तक बेहतर पहुंच देता है। जैसा कि दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है, इस पैकेज में यूरोपीय उत्पादन के लिए कम दूरी की विमान भेदी स्टिंगर मिसाइलें, आर्थिक व्यवहार्यता और रेथियॉन कंपनी की AIM 120 C8 AMRAAM मिसाइलों के उत्पादन के विस्तार का काम शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि PAC-3 इंटरसेप्टरों के लिए एक यूरोपीय तकनीकी रखरखाव केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टमों में इस्तेमाल होते हैं। ये रूसी हमलों के बीच यूक्रेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये भी महत्वपूर्ण है कि हर पहल में अलग अलग देश भाग ले रहे हैं। दस्तावेजों के मुताबिक जर्मनी और नीदरलैंड्स प्रमुख यूरोपीय प्रेरक देश बन रहे हैं। वे नाटो की साझेदारी समर्थन समिति और अमेरिका के साथ मिलकर यूरोप में PAC-3 इंटरसेप्टर मिसाइलों की सर्विसिंग और उत्पादन क्षमता बनाएंगे। समझौते के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप में उत्पादन की अनुमति देगा, लेकिन अंतिम बिक्री पर नियंत्रण अपने पास रखेगा। अमराम मिसाइलों के अनुबंध के लिए दावेदार देशों की सूची में बेल्जियम, कनाडा, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड्स और नॉर्वे शामिल हैं। इसके अलावा एक और देश विचाराधीन है। अंदरूनी सूत्र यूक्रेन की ओर इशारा करते हैं, लेकिन मानते हैं कि इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं होगी। जब वे साफ कहेंगे कि यूक्रेन को लाइसेंस मिल गया है और अब वो अमेरिकी मिसाइलें बना रहा है। मुद्दा यह है कि अमेरिकी हथियारों के उत्पादन के लिए लाइसेंस सार्वजनिक रूप से केवल यूरोपीय कंपनियों को ही मिलेंगे, और वही कंपनियां गैर सार्वजनिक रूप से यूक्रेनी कंपनियों के साथ मिलकर हथियारों का उत्पादन शुरू कर सकती हैं। जर्मनी, नीदरलैंड्स, पोलैंड, स्वीडन और अमेरिका भी लॉकहीड मार्टिन कंपनी के साथ PAC-3 मिसाइलों के यूरोपीय तकनीकी रखरखाव केंद्र की स्थापना के इरादे से एक और घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। एक और पहल सामरिक अटाकम्स प्रणालियों के उत्पादन से जुड़ी है। अटाकम्स कॉम्प्लेक्स का उत्पादन जो लॉकहीड मार्टिन और राइन मेटल कंपनी के साथ मिलकर किया जा रहा है। इस चरण में पक्ष मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं और सहयोग के आगे के विवरणों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। रॉकेट नीदरलैंड्स यूरोपीय CIA के संबंध में इरादों की घोषणा। नीदरलैंड्स, पोलैंड यूरोपीय निर्माण के संबंध में और भी इरादों पर हस्ताक्षर करेंगे। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला हुआ जब यूक्रेन अपनी रक्षा कर रहा था। अब मैं एक राजनेता का उद्धरण बिना टिप्पणी के पेश करूंगा। मुझे लगता है आप खुद समझ जाएंगे। कई बयानों ने सहयोगियों के मिसाइल रोधी रक्षा संसाधनों के भंडार को फिर से जल्दी भरने के प्रयासों को उजागर किया है, जो अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान काफी कम हो गए थे। यूक्रेन को इनकी बहुत जरूरत है। अमेरिका ने मिसाइलें चलाईं, अब भंडार सबको फिर से भरने होंगे। रॉकेट खरीद के उपायों के लिए अमेरिका के नेतृत्व में एक व्यापक पहल पर विचार हो रहा है, जिसे खरीद गठबंधन कहा गया है और नाटो शिखर सम्मेलन के औद्योगिक मंच पर भी पेश किया गया था। यही एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। याद है जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप से कहा था कि वे अपनी सुरक्षा खुद करें, हथियार लें, मैं सेना वापस बुला लूंगा और उन्हें अपनी रक्षा पर ज्यादा खर्च करना चाहिए। यूरोप ने अंततः ट्रंप की बात मानी और अपना हथियार निर्माण और रक्षा उद्योग विकसित करना शुरू कर दिया। इसके अलावा आज नाटो के महासचिव ने गठबंधन के सदस्यों से सैन्य खर्च को और भी ज्यादा बढ़ाने का आह्वान किया। जैसा कि मार्क रुटे ने कहा, नेटो देश अपने रक्षा औद्योगिक क्षेत्रों के वित्त पोषण बढ़ाने को टालने का जोखिम नहीं उठा सकते। मुख्य खतरों के रूप में रुटे ने रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान का नाम लिया। उन्होंने कहा रूस अपने बजट का करीब 50% सैन्य उद्देश्यों पर खर्च करता है। चीन अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण और परमाणु क्षमता का विस्तार बिना पारदर्शिता के कर रहा है, वहीं उत्तर कोरिया भी अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है।
ईरान पर रुट्टे ने कहा कि अमेरिका के साथ युद्ध के बाद खतरा कम हुआ है, लेकिन नाटो देशों को सतर्क रहना चाहिए। आगे उनकी टिप्पणी है, ये देश लगातार सहयोग बढ़ा रहे हैं, जो हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वे हमारे हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। यही वित्तीय मुद्दा गंभीर रूप से सामने आया। इससे पहले नाटो में अमेरिका के राजदूत मैथ्यू विटेकर ने कहा था कि इस साल नाटो देशों द्वारा सैन्य उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त आवंटित किए गए 120 अरब में से आधे से अधिक अंततः अमेरिकी और ईरानी हथियार निर्माता कंपनियों के पास चले गए, आधे से भी ज्यादा। यूरोपीय लोग घरेलू बाजार की ओर रुख करने लगे। मतलब अगर रक्षा पर ज्यादा खर्च करना है तो यूरोपीय हथियारों पर करें, अमेरिकी पर नहीं। मतलब हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं और अमेरिकी रक्षा उद्योग इससे कमा रहा है। इसी पर मैं आपको पॉलिटिको पत्रिका का एक दिलचस्प उदाहरण सुनाऊंगा। वॉशिंगटन हथियार निर्माण को स्थानांतरित कर खुद को यूरोपीय रक्षा उत्पादों के बाजार में प्रमुख साझेदार बनाने की कोशिश कर रहा है, यूरोपीय संघ की कई पहलों की छाया में। ब्रुसेल्स रक्षा वित्त पोषण में लगातार बड़ी भूमिका निभा रहा है और अमेरिकी कंपनियां यूरोपीय खरीदो कार्यक्रम की स्थिति को लेकर चिंतित हैं, जो उनके यूरोपीय बाजार में प्रवेश को सीमित कर सकता है। यहां हमेशा परोपकार की बात नहीं होती, सिर्फ व्यापार होता है। यूक्रेन के लिए यह नाटो शिखर सम्मेलन वास्तव में सफल हो सकता है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि ऐतिहासिक भी हो सकता है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शिखर सम्मेलन में रूस पर लंबी दूरी के हमलों की योजना के साथ जा रहे हैं, जिससे रूसियों को बातचीत की मेज पर आना पड़े। महत्वपूर्ण यह है कि यूरोपीय लोग इन हमलों का समर्थन कर रहे हैं। अब कोई भी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन की तरफ नहीं देख रहा कि वो क्या सोचेगा या करेगा। सब कह रहे हैं शानदार, मॉस्को पर बम गिराओ, जारी रखो, तस्वीर अच्छी है, सब कुछ बढ़िया कर रहे हो। आज नाटो शिखर सम्मेलन के उद्घाटन पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रमुख योहान वाडेफुल ने कहा, उद्धरण, युद्ध उस चरण में पहुंच गया है जब यूक्रेन भी रूस पर गंभीर हमले कर सकता है। इस नाटो शिखर सम्मेलन में हम फिर यूक्रेन का समर्थन दर्शाएंगे। ये कुल मिलाकर 140 अरब यूरो होगा, जो इस साल और आने वाले वर्षों के लिए हम वादा कर सकते हैं। हम ये नहीं होने देंगे कि रूस इस आक्रामक युद्ध को जीत जाए और ये शिखर सम्मेलन एक बार फिर इसकी पुष्टि करेगा। यूरोपीय लोग समझते हैं कि उन्हें क्या करना है। इसी समय फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टूप ने कहा कि नाटो के नेता, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं, रूस की गहराई में यूक्रेन के ड्रोन हमलों को तेज करने का समर्थन करते हैं। यह प्रयास इस दिशा में है कि मॉस्को को फिर से वार्ता की मेज पर लाया जाए, जैसे कि सब कुछ बिल्कुल न्याय संगत है। अगर पुतिन उचित बातचीत नहीं चाहते तो उन रूसी नागरिकों के सिर पर बमबारी करनी चाहिए, ताकि वे किसी तरह अपने तानाशाह पर दबाव डालें और वो आखिरकार फिर से वार्ता की मेज पर बैठें। अलेक्जेंडर स्टूप ने जोड़ा कि रूस की ओर से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल सहित संघर्ष के संभावित बढ़ाव को लेकर चिंताओं के बावजूद यूक्रेनी सैन्य अभियान ने युद्ध के प्रति अमेरिका की रणनीतिक सोच को बदल दिया है और कीव की वार्ता स्थिति को मजबूत किया है। और आगे मैं अलेक्जेंडर स्टूप का उदाहरण दूंगा। सभी नेटो नेता अच्छी तरह समझते हैं कि यूक्रेन ऐसा क्यों कर रहा है। सभी मानते हैं कि हमें इस तरह का दबाव और बढ़ाना चाहिए। सभी नेटो नेता अच्छी तरह समझते हैं कि यूक्रेन ऐसा क्यों कर रहा है। सभी मानते हैं कि हमें इस तरह का दबाव और बढ़ाना चाहिए। जहां तक यूक्रेन का सवाल है, हम काफी अनुकूल स्थिति में हैं, क्योंकि सभी हमारे अमेरिकी मित्रों सहित देख रहे हैं कि यूक्रेन इस समय युद्ध के मैदान में हावी है। इससे रणनीतिक सोच बदल गई है, यहां तक कि शांति प्रक्रिया में मध्यस्थता करने वालों की भी। यूक्रेन इस युद्ध के पूरे समय में अब तक की सबसे अच्छी स्थिति में है, चाहे वो सैन्य हो, राजनीतिक हो या वित्तीय दृष्टि से। इसी वजह से हम अभी रूस में कई चिंताजनक गतिविधियां देख रहे हैं। इसी संदर्भ में अलेक्जेंडर स्टूप ने शिखर सम्मेलन पर अहम स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि अभी यूक्रेन की नाटो सदस्यता पर चर्चा नहीं हो रही है। अब कोई ये मुद्दा उठाता भी नहीं। जब तक युद्ध चल रहा है तब तक ये मुद्दा बिल्कुल भी नहीं उठेगा और कोई सदस्यता नहीं होगी। लेकिन यूक्रेन की रक्षा उद्योग का नाटो साझेदारों के साथ एकीकरण ही यूक्रेन को सदस्यता जैसा दर्जा दिलाने और भविष्य में संभावित सदस्यता के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां बनाने का सबसे अच्छा और सबसे तेज तरीका है।
और खुद अलेक्जेंडर स्टुप ने याद दिलाया कि 2023 में उनके देश के नाटो में शामिल होने से पहले सबसे पहली चीज जो उसके देश ने की वो थी हथियारों के क्षेत्र में, और जो बहुत महत्वपूर्ण है, रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में नाटो मानकों को अपनाना। वो यही सलाह यूक्रेन को भी देते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो सदस्यता का मुद्दा द्वितीयक हो जाएगा। यूक्रेनी ड्रोन ने क्रीमिया में तेल टर्मिनलों और ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों के बाद रूस के ईंधन बेड़े के लिए असली शिकार शुरू कर दिया है। इस रात एक साथ 8 टैंकरों में आग लग गई जो कब्जे वाले क्रीमिया जा रहे थे। ये जानकारी यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों के बलों के कमांडर रॉबर्ट माध्यार ब्राउदी ने दी। कमांडर के अनुसार अज़ोवो सागर में कब्जे वाले क्रीमिया के लिए ईंधन की लड़ाई कई दिनों से जारी है, लेकिन इस रात ये हवाई हमले के रूप में सामने आई। ऐसी कार्रवाई बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई है। यूक्रेनी ड्रोन ने इस रात 8 ईंधन टैंकर, एक मालवाहक जहाज और एक फेरी को निशाना बनाया, यानी एक ही रात में कुल 10 जहाज। सभी प्रभावित टैंकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के तहत हैं। ये सभी रूसी संघ के तथाकथित छाया बेड़े का हिस्सा हैं, इसीलिए ये पूरी तरह से वैध सैन्य लक्ष्य है। ये जहाज लगभग 7 टन माल से लदे हुए हैं। ये ईंधन की टन क्षमता वाले और लगभग 100 से 140 मीटर लंबे जहाज हैं, जिन्हें 2006 से 2012 के बीच बनाया गया था। इससे पहले माध्यार ने उन टैंकरों पर हमले की जानकारी दी थी जो यूक्रेनी ड्रोन द्वारा तेल टर्मिनल और कर्च में फेरियों पर हमले के बाद क्रीमिया में ईंधन पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये शिकार एक व्यवस्थित स्तर पर पहुंच गया है। जारी रहेगा। सबटाइटल संपादक मॉलूसेवा इगोरवा वोइकोवा। रूस के छाया बेड़े पर हमलों के अलावा रात भर अस्थायी रूप से कब्जे वाले क्षेत्र में दुश्मन के पीछे के ऑपरेशनल इलाके में 58 सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। कब्जे वाले प्रायद्वीप की ऊर्जा व्यवस्था और क्रीमिया के लॉजिस्टिक केंद्रों व बिजली आपूर्ति सुविधाओं को भी नुकसान पहुंचा। हमले के परिणामों का विवरण स्पष्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी भी साफ है कि ये बड़े पैमाने पर हैं। और मैं इस अंक को उसी माजार के एक उद्धरण के साथ समाप्त करूंगा। उद्धरण: हम टिके रहेंगे, मॉस्को गिरेगा, क्रीमिया को हम फिर से संवारेंगे और मजबूत बनाएंगे। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और अपने निष्कर्ष नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। बस इतना ही। अपना ध्यान रखें। अलविदा।